हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका और आज की वीडियो में सीबीएसई द्वारा क्लास 12th के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस पेपर हैज बीन रिलीज्ड फॉर द सेशन 2024-25. So all those students who have to appear in their class 12 board exams in the year 2025 should watch this video. So आपका जो इंग्लिश कोर का पेपर है, हम उसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और सारे सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं कि टोटल पेपर में 13 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और आप ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हमारा पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का है, जिसकी वेटेज है 22 मार्क्स। सेक्शन बी है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, 18 मार्क्स। सेक्शन सी लिटरेचर, 40 मार्क्स। ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन क्लास 12 में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है और आप अपने पेपर में क्वेश्चन नंबर वही लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दी गई है तो आप उस वर्ड लिमिट को फॉलो करेंगे। अगर आप वर्ड लिमिट को एक्सीड करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। हमारा पहला सेक्शन आता है रीडिंग स्किल्स का और ये हमारे पास एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को अगर हम नहीं पढ़ते, हम पहले सीधा अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं? पहला क्वेश्चन पूछता है कि पैराग्राफ 1 में स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस का क्या इफेक्ट बताया गया है। तो ये जो हमारा पैसेज है ये स्मार्टफोन के इम्पैक्ट के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर यूज द मेटाफर ऑफ ऑटम लीव्स। ऑटम लीव्स का जो मेटाफर है वो किस तरह से यूज किया गया है टू डिस्कस द पासिंग ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद द सुटेबल ऑप्शन ए और बी। देन इन द नेक्स्ट वन यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस with one advantage with reference to paragraph 2. Designating specific hours each day to intentionally avoid checking digital devices can help in what? Next is, why does the writer refer to digital noise as dissonance in paragraph 3? So writer ने digital noise को dissonance क्यों कहा है? इसके लिए हमें correct option ढूंढना है। Provide one textual evidence with reference to paragraph 3 to prove the following. The need to be perpetually engaged with digital notifications manifests in the body. So हमें अपनी बॉडी से ऐसे क्या सिग्नल्स मिलते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हम डिजिटल नोटिफिकेशंस के साथ एंगेज रहना चाहते हैं। In the line, yet amidst the flurry of activity, the true rhythm of life remains unheard. What does the phrase true rhythm of life refer to? Complete the analogy. Whisper is to quietly as dash is to loudly. Why is it fair to say that the statement, and yet for all our efforts to stay connected, we find ourselves increasingly isolated in a sea of digital faces, from paragraph 4 employs irony. तो इस स्टेटमेंट में आयरनी है वो किस तरह से पता चलती है? Assess the potential challenges or benefits of relying on survey outcomes for designing health interventions as outlined in paragraph 5. सो हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए और एक एक करके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस का क्या असर होता है लोगों पर। इसके लिए हम पैराग्राफ 1 पर अगर जाते हैं, वहां पर देखते हैं, द कॉन्स्टेंट हम ऑफ नोटिफिकेशंस फिल्स द एयर पंक्चुएटिंग कॉन्वर्सेशंस। ना पंक्चुएटिंग कॉन्वर्सेशंस का मतलब क्या है कि जब भी कोई डिजिटल डिवाइस से नोटिफिकेशन आती है तो कमरे में जो भी लोग होते हैं उनकी कॉन्वर्सेशन यानी कि उनकी बातचीत में एक रुकावट आ जाती है। सो इट इज एन इंटरप्शन। इट पंक्चुएट्स यानी कि वो उसे रोक देती है। इंटरप्शन ऑन कॉन्वर्सेशंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डज द ऑथर यूज द मेटाफर ऑफ ऑटम लीव्स। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में ही वो कहते हैं, मोमेंट्स ड्रिफ्ट अवे लाइक ऑटम लीव्स इन द विंड। तो वो ये कहना चाहते हैं कि टाइम बहुत जल्दी से निकल जाता है। वो कहना चाहते हैं दैट द इम्पोर्टेंट मोमेंट्स गो अननोटिस्ड। जब भी आपके डिजिटल डिवाइस में कोई नोटिफिकेशन आता है आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है एंड दिस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू अननोटिसिंग ऑफ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप एक छोटा सा पैराग्राफ 1 या 2 लाइंस का बना के अपना आंसर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन,
सेंटेंस दिया गया है, द फ्रेज अ फैंटम लिम्ब सिंड्रोम दैट लीव्स अस फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट आवर डिजिटल अपेंडेज suggests that just as an amputee might feel pain in a limb they no longer have, individuals can feel a sense of loss or incompleteness when they are separated from their digital device. तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. The concern this analogy points towards is about a deep psychological dependence on technology for a sense of wholeness or connection, excessive physical damage that can be caused due to constant use of digital devices. अब देखिए, फैंटम लिम्ब सिंड्रोम ये कहता है कि हमें इनकम्प्लीट फील होता है जब हम अपने डिजिटल डिवाइस से इंटरैक्ट नहीं करते. तो ये जो एम्प्यूटी की फीलिंग है, मीन्स ऐसे लगता है कि हमारा बॉडी का एक हिस्सा हमसे कट गया है. ये जो फीलिंग है ये एक मेंटल फीलिंग है, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, ना कि एक फिजिकल फीलिंग. सो आंसर इज ऑप्शन ए. हमारे दिमाग में एक डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी पर. हम टेक्नोलॉजी के साथ इतना जुड़े हुए हैं मेंटली कि अगर हम उससे डीलिंक हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे शरीर का एक हिस्सा ही कट ऑफ हो गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. डेजिग्नेटिंग स्पेसिफिक आवर्स ईच डे टू इंटेंशनली अवॉइड चेकिंग डिजिटल डिवाइसेस कैन हेल्प. तो अगर हम अपने दिन में कुछ पर्टिकुलर घंटे रख दें कि इसी टाइम में हम अपने डिवाइस को चेक करेंगे, तो उससे हमें किस तरह की मदद मिल सकती है. अब देखिए, हमारे पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ है, एंग्जाइटी इग्नोर्स एट द एजेस ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन द फोन इज आउट ऑफ रीच, a phantom limb syndrome that leaves us feeling incomplete without our digital appendage. The fear of missing out permeates every moment spent away from the screen, driving us to constantly check for updates and notifications. तो जब हम एक पर्टिकुलर टाइम रख देंगे मोबाइल को चेक करने का, नोटिफिकेशंस को चेक करने का, तो उससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन reduction of anxiety which is associated with the need of constantly checking the phone and staying connected. Why does the writer refer to digital noise as dissonance in paragraph 3? तो वो digital noise को dissonance क्यों कहते हैं? Option 8 creates a jarring and chaotic environment that disrupts focus. It contributes to a sense of overload overwhelming the senses. It interferes with our ability to engage with meaningful aspects of our life, induces stress by interrupting with regular updates about the device. So let us see paragraph 3. Here the writer says, thumbs move with the speed and precision of skillful pianists, tapping out messages and scrolling through feeds with practiced ease. Yet amidst the flurry of activity, the true rhythm of life remains unheard, drowned out by the dissonance of digital noise. So when he says that the true rhythm of life remains unheard, means जो हमारी लाइफ का true मैसेज है, ट्रू इंफॉर्मेशन है, हम उसे नहीं सुन पाते. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. इट इंटरफेयर्स विद आवर एबिलिटी टू एंगेज विद मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. मींस लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उन्हें ओवरलुक कर जाते हैं. Provide one textual evidence with reference to paragraph 3 to prove the need to be perpetually engaged with digital notifications manifests in the body. मीन्स हमारी बॉडी हमें क्या इंडिकेशंस देती है जिससे पता लगता है कि हमें हर वक्त डिजिटल नोटिफिकेशंस के साथ एंगेज रहना है. इसके लिए हम पैराग्राफ 3 में ढूंढ सकते हैं, द वेट ऑफ कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी फॉर्म्स अ हंच अपॉन आवर शोल्डर्स, अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द बर्डन वी कैरी इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड. Our minds are perpetually on high alert, scanning for the next wave of excitement that comes with each like, share or comment. So in this answer, we have two options. We can say that our shoulders remain in a hunch and we are always looking for the next notification on our phone. या फिर हम ये भी लिख सकते हैं that our mind is on alert. हर वक्त हमारा mind alert पे रहता है and it is always waiting for the next digital notification. In the line, yet amidst the flurry of activity, the true rhythm of life remains unheard. True rhythm of life का क्या मतलब है? देखिए, true rhythm of life का मतलब है the natural, meaningful and quieter moments of life. जैसे कि कोई face to face conversations हैं, आप चुपचाप अपने ही मन में कुछ सोच रहे हैं, नेचर को enjoy कर रहे हैं, real world interactions means आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आप interact कर रहे हैं. That is the true rhythm of life. तो ये एनालॉजी को हमें कंप्लीट करना है.
अब देखिए वैलिडेशन का मतलब होता है टू गिव एक्सेप्टेंस टू समथिंग, फ्लीटिंग मीन्स समथिंग विच इज मोमेंटरी, essence means the gist or the true nature of something, and clamor means to demand something in a loud way. अब यहाँ पे देखिए whisper means बहुत ही हल्के से बोलना and quietly also means चुप रहना. So यहाँ पे blank में आएगा clamor which is a loud way. In the next question we have to choose the correct option. Irony कौन सी है? Despite the intent to connect more effectively, the result is the opposite. देखिए irony में हमेशा हम जो कहते हैं हम उसका उल्टा मीन करते हैं. So option A irony को represent करता है. Option B में the writer mocks the seriousness with which people approach digital connectivity. जब हम mock करते हैं किसी पे, that is called a satire. The writer exaggerates the effects of digital connectivity to highlight its impact. Exaggeration is called the device of hyperbole. Use of a sea of digital faces to symbolically represent digital platforms. जब हम symbolic meaning लेते हैं, that is called a metaphor. So option A हमारा आंसर है. यहाँ पर irony की बात हो रही है कि हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन उसका रिजल्ट ऑपोजिट हो रहा है. Assess the potential challenges or benefits of relying on survey outcomes for designing health interventions as outlined in paragraph 5. So अब आपने इसके आंसर में या तो challenges बताने हैं या फिर benefits बताने हैं. तो benefits में हम कह सकते हैं there is a detailed understanding of specific needs and preferences of various groups of people which can enhance the effectiveness of health interventions. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेटा ड्रिवन इनसाइट्स है दे कैन हेल्प इन अ सेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स. चैलेंजेस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्वे आउटकम्स हैं ये रिस्क दे सकते हैं बायस का, क्योंकि जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें रिजल्ट्स को ट्विस्ट किया जा सकता है. एंड देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द इशू ऑफ सर्वे फिटीग अमंग द पार्टिसिपेंट्स. नाउ वी कम टू द सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड पैसेज, और इसके भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग. इन द इंट्रोडक्शन द रिसर्चर लिंक्स अ हेस्टी लाइफस्टाइल विद द चॉइस ऑफ स्नैक्स इन द स्टडी टू हाईलाइट. तो वो क्या हाईलाइट करना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि हेस्टी लाइफस्टाइल चॉइस ऑफ स्नैक्स पर डिपेंड करता है. सो ही वांट्स टू से दैट इट कैन ग्रेटली इम्पैक्ट वंस हेल्थ एंड वेल बीइंग. सो व्हेन यू हैव अ हेस्टी लाइफस्टाइल you can compensate on the choice of snacks, and that can influence your health and well-being. The next question is, what would the following be classified as? To examine snacking preferences across various age groups in detail and assess health implications. Select the appropriate response. Primary purpose, secondary objective, method of analysis, research outcome. इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राइमरी पर्पस. मीन्स हम स्नैकिंग प्रेफरेंसेस को एग्जामिन करते हैं हेल्थ इम्प्लीकेशंस को असेस करने के लिए. ये हमारा प्राइमरी पर्पस है इस असेसमेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 पॉइंट्स टू सपोर्ट व्हाई इट इज लाइकली दैट फ्रेश फ्रूट्स वर गिवन एज एन ऑप्शन टू द सर्वे पार्टिसिपेंट्स टू चूज फ्रॉम इन द स्टडी ऑन स्नैकिंग प्रेफरेंसेस. तो लोगों को ये ऑप्शन क्यों दी गई थी फ्रेश फ्रूट्स की? बिकॉज ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंपैरेटिव एनालिसिस. हम कंपेयर करना चाहते थे उनकी प्रेफरेंसेस को कि उन्हें पैकेज्ड फूड ज्यादा पसंद है या फ्रेश फ्रूट्स, इसलिए हमने फ्रेश फ्रूट्स की ऑप्शन दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ 3 इंक्लूड्स वर्ड्स मोटिवेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस. तो हमने सेंटेंसेस को क्लासिफाई करना है कि वो मोटिवेशन है या इन्फ्लुएंस है. पहला सेंटेंस है, peer pressure leads teenagers to prefer packaged snacks over healthier options. Second sentence is, the drive to maintain health as one ages makes middle-aged adults to choose seasonal fruits. अब देखिए जब हम peer pressure की बात कर रहे हैं, so वो क्या हुआ, influence हुआ कि आपके जो साथ के बच्चे हैं वो teenagers को influence करते हैं कि वो भी पैकेज फूड्स खाएं, पैकेज स्नैक्स खाएं और हेल्थियर ऑप्शंस को ना चूज करें. और जो सेकेंड सेंटेंस है वो है मोटिवेशन. द ड्राइव टू मेंटेन हेल्थ एज वन एजेस मेक्स मिडिल एज अडल्ट्स टू चूज सीजनल फ्रूट्स. तो वो अपनी
एज में अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए वो मोटिवेट हो जाते हैं सीजनल फ्रूट्स लेने के लिए। Read the following. Seema regularly enjoys snacking on chips and cool drinks while watching movies. Mohan prefers to snack on oranges and also some nuts. Arindam, who lives across, often tends to eat a mix of carrot sticks and instant noodles in between meals. तो हमें बताना है कि ये कौन कौन से एज ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। सो ये हमारे पास एक टेबल दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या क्या कुछ प्रेफर करते हैं और उसका रीजन क्या है। अब देखिए सीमा क्या प्रेफर करती है, स्नैकिंग ऑन चिप्स एंड कूल ड्रिंक्स। स्नैकिंग ऑन चिप्स यानी कि पैकेज फूड और कूल ड्रिंक्स भी पैकेज फूड ही हुआ। तो सीमा हो सकती है टीनेजर जो कि पैकेज स्नैक्स खाते हैं बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस। नेक्स्ट है मोहन जो कि सीमा का नेबर है और वो ऑरेंजेस यानी कि फ्रेश फ्रूट्स और नट्स खाने में प्रेफर करता है। सो मोहन हो सकता है एल्डरली या फिर मिडिल एज्ड। फिर आता है अरिंदम who tends to eat a mix of carrot sticks and instant noodles, मीन्स वो फ्रेश फ्रूट्स और अपने पैकेज फूड्स दोनों का मिक्स खाता है। वो हो सकता है यंग एडल्ट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड पैकेज स्नैक्स। सो अब हम अपनी ऑप्शंस देखते हैं तो उसमें ऑप्शन डी में आ रहा है सीमा टीनेजर, मोहन एल्डरली, अरिंदम यंग एडल्ट। ऑप्शन बी भी ले सकते थे लेकिन अरिंदम चाइल्ड नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। Next question, although children, middle-aged and elderly groups all prefer seasonal fruits, why is the preference percentage highest among the elderly? देखिए हमारा ये जो टेबल है seasonal fruits को 3 कैटेगरीज ने चूज किया है, children, middle-aged and elderly। लेकिन इसमें से जो elderly है उसकी परसेंटेज हाईएस्ट है 90%। ऐसा क्यों है? इसके लिए हम उसका रीजन देखते हैं। चिल्ड्रन सीजनल फ्रूट्स चूज करते हैं बिकॉज ऑफ टेस्ट, हेल्थ बेनिफिट्स एंड पेरेंटल गाइडेंस। मिडल एज्ड फ्रूट्स को चूज करते हैं बिकॉज ऑफ फ्रेशनेस, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कॉन्शियसनेस, वेयर एज एल्डरली चूज फ्रूट्स बिकॉज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स एंड डाइजेस्टिव ईज, मीन्स वो उन्हें इजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके आंसर में हम ये लिखेंगे कि जो एल्डरली लोग हैं वो सीजनल फ्रूट्स को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि एक तो उनकी जो हेल्थ नीड्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं और ये जो सीजनल फ्रूट्स हैं ये इजियर टू डाइजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज हाउ टारगेटेड इंटरवेंशंस बेस्ड ऑन द डाइवर्स स्नैकिंग प्रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स कैन लीड टू इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं एजुकेशनल कैंपेन्स कैन बी अंडरटेकन टूवर्ड्स पेरेंट्स to empower them to instill healthy eating habits in children. Efforts to mitigate the influence of advertising and peer pressure on teenagers to involve regulatory measures and educational initiatives aimed at promoting critical thinking and informed decision making. And then importance of promoting access to fresh produce and nutritional education across all age groups. So ये 3 points हैं जो कि आप इस आंसर में लिख सकते हो। आंसर 2 मार्क का है यानी कि आपने कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं। What is the ultimate goal for stakeholders based on the insights from the study? Increase profitability through enhanced snack marketing? No. Building healthier communities? Yes. Reducing the cost of healthcare services? Expanding the range of available snack products? अब देखिए जब हम कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है that the designated targeted interventions not only cater to diverse demographic needs but also nurture a culture of health and well-being. हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आंसर में यही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि उनका एम है बिल्डिंग हेल्थियर कम्युनिटीज। नाउ वी कम टू द सेक्शन बी, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन 3 है नोटिस राइटिंग का और आपको कोई भी 2 में से एक नोटिस लिखना है इन अबाउट 50 वर्ड्स और हर नोटिस को आप एक बॉक्स में लिखेंगे और नोटिस राइटिंग के आपको स्पेसिफिक नोट्स भी मिल जाएंगे और इसके वीडियोस भी हमने बनाई हुई है जिसे देखकर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो 2 ऑप्शंस हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है, योर स्कूल इज प्लानिंग टू कंडक्ट इंटर क्लास सेमिनार ऑन द टॉपिक the importance of mental health to create awareness in adolescents. So you are the head of the organizing committee. Write a notice to inform all students and invite registrations from classes 9 to 12. तो आपने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऐड करनी है। डिटेल्स क्या होती हैं? वेन्यू की डिटेल्स, सेमिनार का टाइम क्या रहेगा और किस डेट को होगा, किस डे को होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन,
फिर आप अपने नोटिस में एक टाइटल देते हैं कि आप एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग अ सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। वो बिल्कुल सेंटर में लिखना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर नोटिस वर्ड लिखना है, नोटिस के आसपास एक बॉक्स बनाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि सभी स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार अटेंड करना कंपलसरी है, और फिर आप जो इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नीचे अपना नाम और डेजिग्नेशन दे देंगे। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, सैंपल नोटिसेस देखने हैं, तो आप नोटिस राइटिंग की हमारी जो वीडियो है उसे देखिए, और साथ ही साथ जो लेसन नोट्स हमने बनाए हैं जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनकी मदद से आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो चॉइस है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस वेबिनार on enhancing coding skills. As the president of the computer club, write a notice to inform all house members from 9 to 12 about the webinar and specify the number of registrations invited per house. Include the other necessary details. Put the notice in a box. तो सबसे पहले ऊपर आएगा स्कूल का नाम, फिर आएगा कि इंटर हाउस वेबिनार कंडक्ट हो रहा है, देन यू विल टेल द वेन्यू के वेबिनार कहाँ पर होगा, कब होगा, किस डेट को होगा, किस डे को होगा, एंड देन you will tell all the house members of classes 9 to 12 that they should attend this webinar, and you have to specify that हर एक हाउस, जो हमारे स्कूल में हाउसेज होते हैं मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हर एक हाउस में से एटलीस्ट मिनिमम इतनी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए वेबिनार के लिए, वो कंपल्सरी है। और फिर एंड में नोटिस में आप अपना नाम लिखेंगे और डेजिग्नेशन लिखेंगे, प्रेसिडेंट कंप्यूटर क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है इनविटेशन एंड रिप्लाई राइटिंग। ये भी चॉइस है, दो में से कोई भी एक आपने अटेम्प्ट करना है। पहला है ड्राफ्ट एन इनविटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फ्रॉम वानी गोपालन, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफ एन एनजीओ, फॉर द लॉन्च ऑफ द ईच वन टीच वन प्रोग्राम एड्रेस टू स्कूल प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स। Mention a compelling highlight of the program along with other necessary details. Now this is a formal invitation and you are sending this invitation to all the principals of different schools and all the coordinators also. So you will write it in a card type invitation. जिस तरह से शादी के कार्ड्स बनते हैं ना, उस तरह का आप एक इन्विटेशन बनाएंगे। उसके आसपास आप एक बॉक्स भी बना सकते हैं और आप अपने इन्विटेशन को सेंटर अलाइंड रखेंगे। इन्विटेशन सिर्फ 50 वर्ड्स में होना चाहिए। और आपका नाम क्या है? वानी गोपालन, डेजिग्नेशन है चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफ एनजीओ। आपके इन्विटेशन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लिखेंगे वो है, क्या वेन्यू रहेगा आपके इस प्रोग्राम के लॉन्च का, क्या डेट है, क्या टाइम है, और आप साथ में एक हाईलाइट भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि कोई बुक लॉन्च हो रही है उस दिन, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा एट दिस प्रोग्राम। सेकेंड जो क्वेश्चन है, जो चॉइस है, उसमें है एन इन्विटेशन हैज बीन इशूड बाय मिस्टर चिरियन, द HR हेड ऑफ योर कंपनी, इनवाइटिंग यू फॉर द कंपनी पिकनिक। As Joseph Vijayan, Assistant Manager Operations, draft a reply in not more than 50 words consenting to attend. Now this reply has to be written as a letter, and लेटर के फॉर्मेट में ही आप सब्जेक्ट लिख देंगे एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन, और फिर आप बहुत ही शॉर्ट सा लेटर लिखेंगे जिसमें आप एक्सेप्ट कर लेंगे उनका इन्विटेशन, और आप मेंशन करेंगे कि आप वेन्यू पर पहुंच जाएंगे एट द डेजिग्नेटेड डेट एंड टाइम। ठीक है, इस तरह से आप अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजेंगे मिस्टर चिरियन को, हु इज द HR हेड ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास चॉइस आती है लेटर टू द एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन एंड बायोडेटा में। ये आंसर हमें 120 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है लेटर टू द एडिटर का, उसमें है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपने एडिटर को लेटर लिखनी है। आपने उन्हें बताना है कि बच्चों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने उसकी अवेयरनेस करनी है क्रिएट, और आप चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में पता चले। आपका नाम दिया हुआ है चित्रा महापात्रा, काउंसलर फ्रॉम पुरी, ओडिशा। ठीक है, तो आप फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट यूज करेंगे, वो सब आपको पता है किस तरह से आप पहले
सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे क्रिएटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखकर अपना लेटर शुरू करेंगे। पहले पैराग्राफ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और आप कहेंगे कि आप लेटर लिख रहे हैं इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन। फिर आप जो मेन पार्ट आता है वो आता है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर के सेकेंड पैराग्राफ में, जिसमें आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन इंपॉर्टेंट, द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ यंग एज। मीन्स अगर अभी से बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सिखाया जाए तो उनका फ्यूचर किस तरह से फायदेमंद रह सकता है, and why is understanding the power of finance beneficial for young learners, why skills learned during childhood tend to have a lasting impact। तो अगर बचपन से ही उन्हें पैसे की इम्पोर्टेंस और पैसा किस तरह से जोड़ना है, उसे ग्रो करना है, ये सिखा दिया जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि उनके फ्यूचर में उनके काम आएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने अपनी बॉडी ऑफ द लेटर में लिखनी है और फिर कंक्लूड करेंगे कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे अपने न्यूज़पेपर में छापें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये अवेयरनेस मिल सके और उनके पेरेंट्स भी जब अवेयर होंगे तो वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन देंगे। एंड देन कम्स द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड देन योर नेम एंड डेजिग्नेशन। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ जॉब एप्लीकेशन एंड बायोडेटा। हमारे पास एक जॉब का एड दिया गया है, join a creative team, a renowned publishing house in Shillong, A New World. A New World is the name of the publishing house. It is seeking a talented illustrator for children's book. Creative individuals with a passion for storytelling through art welcome. Experience not mandatory. Team players with degree or diploma in fine arts, graphic design may apply with 5 samples from portfolio illustrating a variety of work. Write to the project lead 23C Rosewood Lane Shillong and आपका नाम क्या है, माया CM from Shillong। और कुछ आपके बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप खुद से अपने बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करके एक जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे जिसका फॉर्मेट फॉर्मल लेटर वाला ही रहेगा। और जॉब एप्लीकेशन एंड बायोडेटा राइटिंग की हमारी अलग से वीडियो भी बनी हुई है और इसके लेसन नोट्स भी हैं जिसकी मदद से आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। सो बेसिकली पहले तो फॉर्मल लेटर में अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपकी क्या एजुकेशन है और क्या स्किल्स हैं आपके पास जिनकी मदद से आप इस जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बायोडेटा जब हम लिखते हैं तो 4 मेन सब हेडिंग्स हैं जो कि हम इंक्लूड करते ही हैं बिकॉज हमें ये आंसर 120 से 150 वर्ड्स में फिनिश करना है, इसलिए हम बहुत इलैबोरेट बायोडेटा नहीं लिखते। जिस तरह से इसमें दिया हुआ है एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, तो हम ये लिख सकते हैं कि हम एक फ्रेशर हैं, हम पहली बार जॉब करें, अभी हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। सो हम अपने बायोडेटा में अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं हमारे पास, प्लस रेफरेंसेस, जिन लोगों के रेफरेंसेस हम देना चाहते हैं, मे बी हमारे कोई टीचर्स हैं या हमने कोई इंटर्नशिप की है वहां पे हमारे मेंटर्स हैं, उन 1 या 2 लोगों के नाम हम लिख सकते हैं। तो ये जो 4 सब हेडिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडेटा लिखते वक्त। और अब हम आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है आर्टिकल राइटिंग का। 2 ऑप्शंस हैं और कोई भी एक आर्टिकल आपने लिखना है 120 से 150 वर्ड्स में। In an era of rapid globalization and technological advancement, the preservation of cultural heritage remains a vital challenge, particularly for the youth. India continues to navigate the complexities of maintaining tradition alongside modernity. Write an article exploring the role of cultural heritage in shaping the identities of today's Indian youth. Provide examples to illustrate your points wherever necessary. You may use some of the given cues along with your own ideas. You are Aarti Nirula of class 12A. क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। How have global interactions and technologies influenced or changed these traditional practices among today's youth? What are the benefits of preserving cultural heritage for young people? How does it contribute to the sense of identity and community? Suggest ways in which young people and institutions can work together to ensure the preservation of cultural heritage.
तो हम इस आर्टिकल में क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि कल्चरल हेरिटेज की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका क्या फायदा है। इट प्रमोट्स टॉलरेंस एंड अप्रिसिएशन एंड देयर इज रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी अमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. Then we can also say that it inspires creativity, innovation, and allows to reinterpret cultural expressions in different ways. So basically we are trying to say that there is a bond and there is strengthening of bond of people from different communities when there is cultural heritage. जब हम cultural heritage की तरफ sensitive हैं तो हम अलग अलग cultures के लोगों को accept करते हैं. And incorporating cultural studies can increase awareness among the youth. And we can also say finally that the youth can use different ways like virtual museum tours, digital storytelling, social media campaigns. तो उससे क्या होगा, वो कल्चरल हेरिटेज और आज के उनके जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसे कंबाइन कर सकते हैं. और हमारी जो ऑप्शन में सेकेंड क्वेश्चन है वो है यू आर हीना अजीज, student of class 12D and a member of the school magazine editorial board, write a comprehensive report detailing the activities undertaken by students as part of the celebrations of Yoga Day. Include descriptions of the events, participation details and the overall impact of these activities on the school community. You may organize your report by following who, what, when, where, why, how. सो ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारी ऑप्शन में ये है रिपोर्ट राइटिंग का. और हमारे स्कूल में एक इवेंट हुआ था योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमने उस इवेंट को यहाँ पर लिखना है इन अ रिपोर्ट फॉर आवर स्कूल मैगजीन. तो इसमें हम लिखेंगे कि ये जो इंटरनेशनल योगा डे है इसे ऑब्जर्व करने के लिए स्कूल में एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था. एंड ये ऑर्गेनाइज हुआ था 21 जून 2024 को. दैट इज द इंटरनेशनल योगा डे. And the timings you can write anytime 9 to 12, and you can also write where it was organized at the school grounds and the highlights. क्या क्या कुछ हुआ था इस दिन. एक योगा कैंप था जहाँ पे सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी पार्टिसिपेशन थी योगा में. Then there was a health checkup camp and there was a fitness check. हर बच्चे की फिटनेस चेक की गई थी और उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग योगा आसन्स प्रिस्क्राइब किए गए थे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर हेल्थ. ठीक है. और जिस तरह से आपको पता ही है जो फॉर्मेट होता है आर्टिकल और रिपोर्ट का, आपको दोनों के लिए एक टाइटल लिखना होता है और सब हेडिंग में राइटर का नाम लिखना होता है. दोनों चीजें हमें, हेडिंग तो हम खुद से लिखेंगे और राइटर का नाम दोनों क्वेश्चंस में हमें दिया गया है. नाउ वी मूव टू सेक्शन सी, दैट इज लिटरेचर सेक्शन. सबसे पहले हमारे पास पोएट्री का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है. ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कीपिंग क्वाइट पोएम से लिया गया है. इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन आउटकम ऑफ ऑल द वॉर्स डिस्क्राइब्ड. सभी वॉर्स का कॉमन आउटकम क्या दिया गया है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द इमेजरी ऑफ वॉकिंग अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड प्राइमरीली रिप्रेजेंट? द रेडीनेस फॉर फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स, अ रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, a moment of unity and peaceful reflection, the physical environment of a typical war zone. Option C is our answer. Option C चूज करने का क्लू है यूनिटी. देखिए, वॉकिंग अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, तो आप अपने भाई के साथ इकट्ठा होके चल रहे हैं. इट मीन्स देयर इज यूनिटी, आप उसके साथ यूनाइटेड हैं और शांति से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं. That is what the poet wants throughout this poem. Third question, complete the following. The putting on of clean clothes by the warmongers symbolizes dash. Clean clothes क्या symbolize करते हैं? So देखिए, putting on of clean clothes can have the implication, it can symbolize pause and reflection, it can symbolize change, renewal, cleansing of actions, peaceful coexistence. सो इसमें से कोई भी एक टर्म आप अपने ब्लैंक में डाल सकते हैं जिसका मतलब ये है कि क्लीन क्लोथ से वो कहना चाहते हैं कि लोगों के नजरिए में बदलाव आए. आगे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. द एक्सर्प्ट टेल्स अस दैट द स्पीकर डैश द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, कंडेम्स और ग्लोरीफाई. इसका आंसर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंडेम्स. वो बुराई करते हैं बिकॉज मॉडर्न वॉरफेयर इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर.
Read the assertion and the reason. The poet advocates for doing nothing as a way to prevent the devastation of war. Reason: doing nothing refers to a time for stopping any action for a few moments. Assertion and reason are true. Reason is the correct explanation. Assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation. Assertion is true, but reason is false. Assertion is false, but reason is true. इसका आंसर है ऑप्शन बी. असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि डूइंग नथिंग रेफर्स टू अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन. अगर वो कहते ना कि डूइंग नथिंग इज अ टाइम फॉर स्टॉपिंग एक्शन एंड डूइंग इंट्रोस्पेक्शन, फिर वो सही रीजन हो जाता. How can the message in the excerpt about the outcome of wars be applied to promote peace? हमारे excerpt में poet ये कहते हैं that wars lead to destruction and death. So वो ये कहना चाहते हैं, वो peace को promote करना चाहते हैं because he is promoting non-violent solutions like dialogues and discussions, peace negotiations, so that there is non-violence and we can lead to peaceful solutions of the problems. Now the second extract is from the poem The Roadside Stand. इस पे बेस पहला क्वेश्चन है. Select the phrase that suggests that so-called aids are not offered out of genuine care or consent but are imposed in a controlling and perhaps unwelcome manner. So यहाँ पे जब वो कहते हैं enforcing benefits, बेनिफिट्स यानी कि उनके फायदे को इन्फोर्स किया जा रहा है, मींस उनके ऊपर फोर्स अपॉन किया जा रहा है. उससे पता चल रहा है कि जो बेनिफिट्स हैं ये जेन्युइन केयर या कंसेंट से नहीं दिए जा रहे बल्कि इम्पोज किए जा रहे हैं. What does the imagery of swarm not represent in the given extract? Coordinated help, overwhelming force, discomfort and chaos, neglect of individual needs. Answer is option A, coordinated help. यहाँ पे देखिए, by greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits. Swarm means एक मधुमक्खी के झुंड की तरह उनके ऊपर अटैक कर देना. तो यहाँ पे swarm का मतलब coordinated help नहीं है. हाँ, वो overwhelming force हो सकता है, मीन्स जबरदस्ती करना, उनको डिस्कम्फर्ट देना, उनकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करना, उनको निग्लेक्ट करना, ये सब हो सकता है. कोऑर्डिनेटेड हेल्प नहीं हो सकता, इसलिए आंसर है ए. कंप्लीट द फॉलोइंग इन द लाइन डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे. एंशिएंट वे का क्या मतलब है? एंशिएंट वे का ये मतलब है कि ट्रेडिशनली जिस तरह से लोगों के स्लीपिंग पैटर्न हुआ करते थे उसकी बात हो रही है कि अब वो उस तरह से नहीं सो पाते. ट्रेडिशनली क्या होता था, सब लोग बहुत ही जल्दी सो जाया करते थे. तो यहाँ पर एंशिएंट वे का मतलब वही है, उनके ट्रेडिशनल ओल्ड वेज ऑफ गोइंग टू स्लीप. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. द पोएट हैज यूज्ड फ्रेजेस लाइक ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे टू इलस्ट्रेट द डैश इन द सिचुएशन where those claiming to help the rural poor actually impose self-serving and detrimental actions on them. Answer is irony. Irony is such a figure of speech where you use the opposite words of what you mean to say. So जब वो कह रहे हैं कि वो greedy good doers हैं और वो beneficent beasts of prey हैं, तो वो क्या यूज कर रहे हैं? Irony यूज कर रहे हैं. He is saying the opposite of what he intends to say. Satire is the use of humor in order to create laughter upon someone. तो यहाँ पे वो ह्यूमर नहीं क्रिएट कर रहे, सो सटायर विल नॉट बी करेक्ट. आयरनी इज द करेक्ट वन. यहाँ पे फिर से एक असर्शन और रीजन दिया गया है. असर्शन है द पोएट क्रिटिसाइजेस द वे द रूरल पुअर आर ट्रीटेड बाय बेनिफैक्टर्स सजेस्टिंग इट इंस्टिल्स एम्बिशन. रीजन है द इंटरवेंशंस आर ओवरवेलमिंगली calming and lead to a loss of critical thinking among the rural poor. Options है both are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both are true but reason is not the correct explanation. Option C, assertion is true, reason is false. Option D, assertion is false, reason is true.
अब देखिए इसका आंसर क्या है, हमारी जो assertion है वो ही गलत है, बिकॉज इट डज नॉट इंस्टिल एम्बिशन. यहाँ पे होना चाहिए था suggesting it dulls their senses. जब वो कहते हैं soothe them out of their wits, यानी कि वो उनकी सेंसेस को डल कर देता है. तो हमारी assertion गलत है और जो रीजन है वो बिल्कुल सही है. सो आंसर क्या है, ऑप्शन डी. Next question, state in one sentence what cautionary advice your address to the rural poor from the extract is most likely to include. So आप किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे रूरल पुअर को? हम उन्हें ये कहना चाहेंगे बी अवेयर ऑफ आउटसाइडर्स, बिकॉज वो आपको इन्फ्लुएंस करके आपसे नाजायज फायदा उठाना चाहेंगे और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, जजमेंट एबिलिटीज है, उन्हें डल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्सट्रैक्ट पढ़ के आंसर्स देने हैं और ये एक्सट्रैक्ट्स हैं हमारी विस्टास बुक से. ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से. कंप्लीट द सेंटेंस. द पैसेज सजेस्ट दैट विजिटिंग एंटार्क्टिका ऑफर्स इनसाइट्स इनटू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड अर्थ्स हिस्ट्री बाय डैश by exploring Cordilleran folds, granite shells, ozone and carbon, environmental factors. So इसमें से आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं कि कौन सी चीज को आप देखते हैं, उस एक्सपीरियंस करते हैं जिससे कि आपको अर्थ के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में पता चलता है. How does the author imply the role of geological knowledge in understanding the Earth's past and potential future changes? So इसके आंसर में हम लिखेंगे that the author links geological events to Antarctica's environmental conditions and through that he highlights the importance of geological processes in shaping the history and future trajectories of the planet. The writer says when you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. What is the most likely impact on the writer? Option A feels overwhelmed by the vastness of geological timescales. Option B is uneasy about the rapid pace of geological changes. Option C feels indifferent towards geological phenomena. Option D is surprised by the lack of significant geological events over a million years. इसका आंसर है ऑप्शन ए, feels overwhelmed by the vastness of geological timescales. He is not uneasy, he is not indifferent, he is not surprised, but he is overwhelmed because he says that there is so many changes that are going on. How might understand the geological processes mentioned in the passage help scientists in predicting and mitigating future environmental changes in the polar region? इसके आंसर में हम लिखेंगे that the passage provides insight into how geological events impact the polar regions and influence global climate patterns. Now the next extract is from Memories of Childhood, The Cutting of My Long Hair by Zitkala Sa. First question, complete the sentence. Zitkala Sa's description of her experience at the boarding school conveys a sense of abandonment through her portrayal of isolation, या फिर हम लिख सकते हैं lack of support, या फिर being treated like animals, lack of solace मीन्स उनको बाद में काम करने वाला भी कोई नहीं था. List any one emotion that Zitkala Sa experiences as her hair is being cut. इस पे हम लिख सकते हैं anguish. She is full of anger and sadness. She has a sense of loss. There is a turmoil going on inside. तो इनमें से कोई भी एक इमोशन हम लिख सकते हैं जो कि जितकला सा ने एक्सपीरियंस की जब उसके बालों को काट दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन. The metaphor of being tossed about in the air like a wooden puppet contribute to the reader's understanding of Zitkala Sa's feeling of being option A, forced to interact with others, option B, manipulated and controlled, option C, preached at and insulted, option D, made to exist like toy animals. Option B is the answer. Manipulated and controlled means जिस तरह से आप एक puppet को अपने अकॉर्डिंग अपने इशारों पर नचा सकते हो, उसी तरह जितकला सा को भी फील हो रहा था. नेक्स्ट इज, in what ways does the imagery of her long hair shingled like a coward's symbolize the
eraser of Zitkala's cultural heritage and the imposition of Western norms. So in this answer we have to write that Zitkala Sa belonged to an indigenous tribe, and in her culture cutting off hair was considered to be an act of cowardice, or so it was not a respectful thing. And now when she was in the Western culture, they forced her to cut her hair, and so it was a forced assimilation and suppression of her indigenous culture. Now we have another set of extracts, so कोई भी दो में से हमें एक extract को attempt करना है. This is from Flamingo Prose. First one is from the last lesson. First question: what was the writer's purpose in using the metaphor of a thunderclap? Thunderclap shows dramatic that how the news became a shock for France, and it gave him deep regret. Next is select the correct option from those given in the bracket. The use of exclamatory marks in the first 5 sentences of the extract serves to express the speaker's dash emotions. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Now, why these exclamation marks have been used? What do they show? They show his hidden emotions or his intense emotions. They show his intense emotions, very strong emotions of France. Complete the blank. The activities of seeking birds' eggs and sliding on the Saar reveal two things about France's character before his change in perspective. First, his youthful, carefree nature, and second, his preference for play over study. The next question: what is reflected through the shift in the speaker's perception of Mr. Hamel conveyed through his readiness to forget the ruler? So फ्रांस के मन में मिस्टर हैमिल के लिए बदलाव आया क्योंकि अब वो उनकी इज्जत कर रहा था और उन्हें अप्रिशिएट कर रहा था, क्योंकि अब मिस्टर हैमिल ने अपना रूलर यूज नहीं किया था, इसलिए उसके मन में जो डर था उनके डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस का वो अब हट गया था. इसी वजह से वो अब उन्हें रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट कर रहा था. Select the textual option that is closest to indicating a sense of panic. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. Why, I hardly knew how to write. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. And M. Hamel too. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इंडिकेट करता है उसका पैनिक? आंसर इज ऑप्शन बी. व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट मीन्स अब वो घबरा जाता है कि अरे मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता. What does the following line from the extract show? My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. Realization, confusion, expectation, affirmation. Answer is realization. Means अब उसे ये realize हो रहा है कि कुछ देर पहले तक तो उसे अपनी किताबें उठाने में बहुत भारी लग रही थी, लेकिन अब वो उसके पुराने दोस्त थे, अब वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था. सेकेंड पैसेज है जो ये लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से है. इस पे बेस पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज साहिब स्टेटमेंट अबाउट फाइंडिंग मनी इन द गार्बेज रिवील अबाउट हिज डेली लाइफ एंड एस्पिरेशंस? नाउ साहिब सेज दैट गार्बेज इज वेरी प्रेशियस टू हिम बिकॉज उसमें उसे कभी फटे जूते मिल जाते हैं, कोई कपड़े मिल जाते हैं. सो उससे हमें उसकी डेली लाइफ के बारे में, उसके एम्बिशंस के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता लगता है कि उसकी जो फैमिली है वो पॉवर्टी रिडन है एंड दे डोंट हैव एनी मीन्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. दैट्स व्हाई वेरी स्मॉल थिंग्स ऑफ जॉय लाइक एनी torn article in the garbage dump can also be gold for them, can also be very precious from them. Next is select the correct option. Describing garbage as gold metaphorically elevates its value to the children, helping the reader understand the dynamic or desperate conditions under which these children live, where even garbage can represent crucial economic resources. The answer will be desperate. मीन्स वो इतने ज्यादा डेस्परेट हैं, इतने ज्यादा बेसब्र हैं कि उनके लिए ये गार्बेज में पड़ी हुई छोटी छोटी चीजें भी गोल्ड के बराबर हैं, बहुत प्रेशियस हैं. कंप्लीट द सेंटेंस. चिल्ड्रन कंटिन्यू टू स्क्राउंज इन द गार्बेज बिकॉज.
because finding valuable items like coins gives them hope that they will find more such articles. So garbage is a means of hope and a means of attaining gold, precious things for them. How does the perception of garbage differ between children and adults in Simapuri? Now, for the children, garbage is a means of gold, of receiving any precious thing like a coin or a torn pair of shoes, which will fulfill their unfulfilled dreams. While for the adults, it is a means of survival. They find out different things, they look for different things in the garbage, and they sell them and get some money with which they can cook 2 square meals for the family. Next question, what is implied by the description of rag picking as having acquired the proportion of a fine art? Rag picking is an undesirable and simple task that anyone can do without effort. Rag picking has evolved into a complex skill that is valued within the community. Rag picking is a temporary activity that does not significantly impact the community. Rag picking has the status of an artistic hobby that children pursue for enjoyment. आंसर इज ऑप्शन बी, मीन्स उनकी कम्युनिटी में रैग पिकिंग को एक कॉम्प्लेक्स स्किल माना जाता है और जो अच्छे से करता है रैग पिकिंग तो ये माना जाता है कि वो अच्छा रैग पिकर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर साहिब्स आईज लाइटिंग अप? साहिब की आंखें चमक क्यों पड़ती हैं? द इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल, डिस्कसिंग हिज फाइंडिंग्स विद अदर्स, रेमिनिसिंग अबाउट पास्ट फाइंडिंग्स इन द गार्बेज, प्लानिंग फ्यूचर स्कैवेंजिंग एक्सपीडिशंस. अब यहाँ पे देखिए, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रूपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप. तो उसका पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि कभी उसे गार्बेज डंप में 1 या 10 रुपए का नोट मिल गया था और उसे याद करके उसकी आंखें चमक उठती हैं. सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उसे पास्ट फाइंडिंग्स याद आ रही हैं, उनको वो सोच कर उसकी आंखें चमक रही हैं. Now you have to answer 5 questions out of the 6 given questions. Each answer has to be written in 40 to 50 words. Identify an instance of hope or resilience in Lost Spring and analyze how it reflects one of the story's themes. तो हम कोई भी एक इंस्टेंस दे सकते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि जो कैरेक्टर है उसके अंदर होप है, रेजिलियंस है, मीन्स वो ये सोचता है कि उसकी लाइफ, उसका फ्यूचर बेटर हो सकते हैं. तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि साहिब आलम जो गार्बेज के डंप में स्क्राउंज करता है, वो इसलिए स्क्राउंज करता है क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस था कि उसे 10 रुपए का नोट मिला था और अभी भी उसे ऐसा लगता है कि उसे ऐसी ही कोई वैल्यूएबल चीज उस गार्बेज डंप में मिल सकती है. और इससे हमें स्टोरी की वो थीम पता चलती है, द थीम ऑफ होप. These people who are scurrying through the garbage dumps have hope of finding beneficial things, fulfilling their unfulfilled dreams, even when they are surrounded by poverty. They are poverty stricken. Still they have hope. Interpret the use of visual imagery by Kamala Das in her poem to depict the passage of time. विजुअल इमेजरी का जो बेस्ट एग्जाम्पल इस पोएम में हम दे सकते हैं, दैट इज द स्प्रिंटिंग ऑफ ट्रीज, द स्पिलिंग ऑफ चिल्ड्रन आउटसाइड देयर होम्स. सो दीज टू इमेजेस show the passage of time because Kamala Das is traveling in her car and when she is moving, she is seeing the trees which are planted on the side of the road and they seem to be running, and the children, they are coming out of their homes to play in the garden. What does the contrasting imagery of the church clock and the Prussian trumpets represent in the last lesson? So जो चर्च की क्लॉक है उसकी आवाज आती है, चर्च की क्लॉक फ्रांस को बिलोंग करती है और साथ ही साथ प्रशियन सोल्जर्स जो ट्रम्पेट बजा रहे हैं वो आवाज भी आ रही है. So it indicates the tension between the two countries. It indicates the tension between the local French people and the Prussian soldiers. How does the author's writing style in the interview affect the reader's understanding of the story? The interview में हमारे author का writing style है वो dual है. कहीं कहीं पे वो conversational tone में लिखते हैं, कहीं कहीं पे वो introspect करते हैं, अपने मन में सोचते हैं. तो ये जो dual aspect है उनकी writing style का, उससे क्या हो रहा है कि वो जो
रीडर है उसके माइंड में अच्छा इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं एंड द रीडर कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे. Explain how the rat trap symbolizes the dual aspects of human nature. So ये जो dual aspects हैं, ये दोनों aspects हमें पेडलर को कैरेक्टर से पता चलते हैं. जो हमारा पेडलर है, पहले तो वो लालची हो जाता है, वो क्रॉफ्टर को धोखा देता है, उसके 30 क्रोनर्स चुरा लेता है. और जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है रिडेम्पशन का. जब एडला की काइंडनेस की वजह से हमारा पेडलर अपनी गलती को मान लेता है और उसका सुधार करने के लिए स्टोलन मनी को वापस कर देता है और एडला को एक थैंक यू नोट लिखता है और उसके लिए एक गिफ्ट भी छोड़कर चला जाता है. तो उसकी नेचर के दो एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स वर लार्जली इंस्ट्रूमेंटल इन द विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स इन इंडिगो. कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया पेजेंट्स की विक्ट्री में. गांधी जी की पहली स्ट्रैटेजी थी नॉन वायलेंस की. सेकेंडली उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का साथ लिया और जब ब्रिटिशर्स को लगा कि इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन है इंडियंस की वो आपस में एक हो गए हैं, यूनाइटेड हो गए हैं, तो उन्हें लगा कि वो उनको रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने उनकी मांगों को एक्सेप्ट किया. और तीसरा, हमारे गांधी जी ने जितने भी पुअर पेजेंट्स थे उनको एम्पावर किया, उनकी लाइफ में सुधार किया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब उनकी लाइफ बेटर होगी तो वो अपने हक के लिए लड़ पाएंगे. नाउ यू हैव टू आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द विस्टास बुक. ईच आंसर हैज टू बी रिटन इन 40 to 50 वर्ड्स. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉय टाइगर इन द टाइगर किंग क्लाइमैक्स. ये जो टॉय टाइगर है इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस कहानी में, क्योंकि हमारे जो टाइगर किंग है वो पूरी जिंदगी 100 टाइगर्स का एम पूरा करने में लगे रहे. उन्होंने 100 टाइगर्स को मारा जो कि टॉय टाइगर से ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन फाइनली उनकी जो डेथ है वो एक लकड़ी के बने हुए खिलौने जैसे टाइगर से हुई. इससे क्या पता लगता है कि जो फेट है, जो आपकी डेस्टिनी है, जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा. एंड दिस इज आयरॉनिकल ऑल्सो बिकॉज जितने खतरनाक टाइगर्स जो जिंदा थे उन्हें तो उन्होंने मार दिया, लेकिन एक जो लकड़ी का बना हुआ टॉय टाइगर है उससे उन्हें खतरा हुआ और वो फाइनली उसकी वजह से मर गए. सो दिस इज आयरॉनिकल ऑल्सो. और इससे हमें ये भी पता लगता है कि महाराजा ने जितनी कोशिशें की पूरी जिंदगी भर 100 टाइगर्स को भी मार दिया, वो भी बिल्कुल फ्यूटाइल था उनका एफर्ट, बिकॉज फाइनली भी एक टॉय टाइगर की वजह से वो मर ही गए. Interpret the significance of both literal and metaphorical journeys in the story, the third level. So ये जो थर्ड लेवल कहानी है इसमें हमें चार्ली का कैरेक्टर दिखाई देता है जो कि पास्ट में चला जाता है 1894 में, और वो वहां पे इमेजिन करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल भी है. और ये जो थर्ड लेवल है ये सिग्निफाई करता है कि वो अनहैप्पी है अपनी प्रेजेंट लाइफ में और वो एस्केप करना चाहता है इस प्रेजेंट लाइफ से, और इसी वजह से वो पास्ट के एक बहुत ही पीसफुल टाइम में जाना चाहता है. इन द इलिनॉय ऑफ 1894, दैट इज गेल्सबर्ग, जहां पे लाइफ बहुत पीसफुल थी. हाउ डज सुसन हिल सटली पोर्ट्रे अ ब्लेंड ऑफ पेसिमिज्म एंड ऑप्टिसिज्म इन ऑन द फेस ऑफ इट. तो इसमें हम दो कैरेक्टर्स की बात करेंगे, डेरी एंड मिस्टर लैम्ब. डेरी इज पेसिमिस्टिक, he has a negative approach towards life, and Mr. Lamb is optimistic, he has a positive perspective towards life. So पहले तो दोनों डेरी और मिस्टर लैम्ब अपना अपना व्यू देते हैं लाइफ के बारे में. डेरी बोलता है कि उसके कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोगों को उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता, वो अगली है, लोग उस पर तरस खाते हैं, इसलिए वो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं कर सकता. और मिस्टर लैम्ब उसको पॉजिटिविटी देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैं अकेला रहता हूँ फिर भी मैं अपने गार्डन में सबको वेलकम करता हूँ, मैं लोगों के साथ अपना जेली और टॉफी शेयर करता हूँ और मुझे लोगों की कंपनी पसंद है, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है. और ऐसे बातें करते करते मिस्टर लैम्ब डेरी के नजरिए को भी पॉजिटिविज्म की तरफ ले जाते हैं और उसके थिंकिंग में बदलाव आ जाता है. नाउ वी हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. हमें कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 120 से 150 वर्ड्स में. Analyze the poems A Roadside Stand and Aunt Jennifer's Tigers for the theme of inequality and its impact on the bearers. Roadside Stand में inequality है between the rural poor and the urban rich.
आंट जेनिफर्स टाइगर्स में इनइक्वालिटी है बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर हस्बैंड, दैट इज मैन वर्सेस वुमन, हस्बैंड वर्सेस वाइफ. सो हम इसमें बातें करेंगे कि रोड साइड स्टैंड बेसिकली इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में बात करती है कि जो गांव के लोग हैं वो गरीब हैं, उन्हें इतने अच्छी लाइफ नहीं मिलती, उनके पास पैसा नहीं है और वो इंतजार करते रहते हैं कि कब रिच लोग आएंगे, अपना थोड़ा पैसा उन्हें देंगे, उनका रूरल प्रोड्यूस लेकर जाएंगे जिससे कि उनकी लाइफ इंप्रूव हो सकेगी. And Aunt Jennifer's tiger illustrates the opposition between husband and wife and how Aunt Jennifer faces oppression from her husband and she is suppressed. किस तरह से उसकी अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उस पर असर पड़ता है और उसके अंदर की दुनिया अलग है जिसे वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न के थ्रू जताना चाहती है और उसकी जो एक्सटर्नल दुनिया है वो बहुत अलग है. उसके हाथ भी कांपते हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी करती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका हस्बैंड आकर उसे डांट देगा. और दोनों में व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द बियरर्स, मीन्स जिनके साथ ये इनइक्वालिटी की जा रही है उन पे क्या असर है इसका. रोड साइड स्टैंड में जो रूरल लोग हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस फील होती है बिकॉज देयर इज अ गैप इन द इकोनॉमिक लेवल ऑफ द रूरल पुअर एंड द अर्बन रिच. Aunt Jennifer's tigers में she experiences oppression, she is ringed by the ordeals, she is suppressed. So दोनों ही जगह जो bearers हैं वो psychologically और emotionally तंग हो रहे हैं and they want freedom, they have a desire for freedom and empowerment. So इस तरह से आप ये अपना आंसर प्लान करके लिखेंगे. And next question है, how do the characters of Sophie from Going Places and Subbu from Poets and Pancakes compare and contrast in terms of their aspirations, constraints and the pursuit of their dreams? सोफी की एस्पिरेशन है कि वो बड़े होकर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है. सुबु की एस्पिरेशन है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल पोएट एक्टर बनना चाहता है, जेमिनी स्टूडियोज में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन हासिल करना चाहता है. सोफी की कंस्ट्रेंट्स है फाइनेंशियल लिमिटेशंस, उसके फादर उसको डिसअप्रूव करते हैं और उसके जो परस्यूट्स हैं उन्हें भी अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज शी इज नॉट रियलिस्टिक. सुबु के कंस्ट्रेंट्स हैं चैलेंजेस, जैसे कि उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स को ओवरशैडो किया जाता है बाय द सक्सेसेस इन फिल्म्स. सोफी अपने ड्रीम्स को कैसे परस्यू करती है? शी इज डिटरमिन्ड टू अचीव हर गोल्स, शी इज परसिस्टेंट एंड क्रिएटिव. Subbu is dedicated to his craft and ability to adapt to various roles, and it reflects his commitment to his pursuits. Now again we have two questions. We have to attempt any one from the Vistas book. Answer has to be written in 120 to 150 words. The influence of belief in traditions such as religion, family bonds or patriotism can be used to develop narrative techniques like setting, motivation, sources of conflict and pacing. Analyze how the writer has incorporated such influences to a good effect in the story The Enemy. Support your answer with valid textual evidence. सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशन को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है. वो कहती हैं कि सदाओं के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि वो अपने मॉरल बिलीव्स को फॉलो करे, अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को फॉलो करे और उसके फैमिली में उसके फादर के साथ एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड बना हुआ था उसका. पेट्रियोटिज्म के बारे में पता चलता है दैट सदाओ लव्ड हिज कंट्री एंड he was a patriot. That is why he went to the general and he told him about the soldier whom he had given shelter and he requested him to get rid of him. So जो narrative techniques हैं उसमें setting के बारे में हमें ये दिखाया गया है इन द स्टोरी दैट जब वॉर हो रही है तो लोगों के जो मॉरल्स हैं उनके बारे में उनकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है. किस तरह से हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हमें मोटिवेट करते हैं और कहानी में किस तरह से डेवलपमेंट होती है. इसमें हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से जो सदाओ है वो जापान में रहता था और इसी वजह से वो जापानीज कल्चर से मोटिवेटेड था, जिसकी वजह से उसने अपने डॉक्टर होने के फर्ज को इतने अच्छे से निभाया. द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर ड्यू टू द कल्चरल डिफरेंसेस
and because war is going on, so during war there is a different thought process in the mind of the person. स्टोरी की जो पेसिंग है वो भी फ्लक्चुएट होती है, कभी उसमें टेंशन है, कभी रिफ्लेक्शन है जब सदाओ अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करता है, और रेजोल्यूशन है जब वो डिसीजन लेता है कि उसे आगे क्या करना है. सेकेंड ऑप्शन है, discuss the narrative techniques used by the author in the third level. How do these techniques effectively convey the themes of escapism and nostalgia? Provide specific examples from the text to support your analysis. The third lesson में दो तरह की narrative techniques use की गई हैं. There is first person narrative also and detailed descriptive language has been used. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या होता है, जब चार्ली है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करता है. इसका इफेक्ट ये है कि हम डायरेक्टली समझ सकते हैं चार्ली की डिजायर्स को, उसके फियर्स को, और वो क्या चाहता है जब वो ऐसी चीजें इमेजिन करता है. और हम कुछ टेक्सचुअल एविडेंसेस दे सकते हैं, जैसे कि वो कहता है, बट दैट्स द रीजन and my friends all agreed, everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. ये सब फर्स्ट पर्सन टेक्निक है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, और इससे हमें पता चलता है कि चार्ली के अंदर किस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आइडियाज का, और इससे पता लगता है कि वो एस्केप करना चाहता था अपनी रियलिटी से. डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, व्हाट इज द टेक्निक, यूज ऑफ विविड एंड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्लेस, द थर्ड लेवल वेयर ही रीचेस, उसकी क्या सेटिंग है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का वातावरण है, एंड दीज डिस्क्रिप्शंस बिल्ड अ बिलीवेबल वर्ल्ड. एंड देयर इज ऑल्सो थीम ऑफ नोस्टैल्जिया. जब आप पास्ट के ऐसे किसी वर्ल्ड को रिक्रिएट कर रहे हैं तो वो नोस्टैल्जिया शो करता है, एंड ऑल्सो द डिजायर ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम योर रियलिटी. सो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में भी आप कुछ पार्ट्स लिख सकते हैं स्टोरी से जहां पे वो उस थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करता है. सो ऑब्वियसली योर आंसर विल बिकम बेटर. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. यहाँ पे हमने क्लास 12 इंग्लिश कोर के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया और उसके सोल्यूशंस भी देखे, जिनकी मदद से आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. And there are links of various videos and resources which you can use to prepare all the different sections of this paper and score better marks. Please check out the links, and if you have any doubts आप comments में लिख सकते हैं, and for more useful videos subscribe to the channel. Thank you.